गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बाइक की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस कक्षा में जो अपन ने बात करी थी, ठीक है, तो प्रीवियस कक्षा में जो बात करी थी, प्रीवियस कक्षा में अपन ने जल विभव के बारे में बात किया था, वाटर पोटेंशियल के बारे में बात की थी। और आज जो अपन बात करने जा रहे हैं, आज जो बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। मैंने कल पिछली कक्षा में आपको बताया था कि कुछ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ जाते हैं, और जो आपके एग्ज़ाम के जो पेपर आते हैं ना, जो आपके गाइडेंस के लिए जो क्वेश्चन पेपर आते हैं एग्ज़ाम के लिए बोर्ड के दौरान, उनमें भी किस प्रकार क्वेश्चन दिए होते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप, कोशिका ए तथा कोशिका बी, दो कोशिका है, दो सेल्स है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, दो कोशिकाएं हैं, कोशिका ए तथा कोशिका बी का प्राशन दाब दिया हुआ है, ऑस्मेटिक प्रेशर दिया हुआ है और स्पीड दाब दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड दाब बोले तो क्या दिया हुआ बच्चों, स्पीड दाब में ट्रिगर प्रेशर दिया हुआ है, टीपी दिया हुआ है और ओपी दिया हुआ है, ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। कोशिका ए और कोशिका बी दोनों के लिए, दो कोशिकाएं हैं, जैसे ये कोशिका ए कोशिका बी, दोनों कोशिकाएं हैं, इनके बीच में झिल्ली है, अर्धपार्ग में झिल्ली है, इन दोनों कोशिकाओं के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर और स्पीड दाब ट्रिगर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, दिया गया है। तो जल के बहाव की दिशा बतानी है आपको इसमें कि भाई जल का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, जल के बहाव की वो दिशा होगी, जल के डायरेक्शन की जो दिशा होगी वो किस प्रकार से होगी, किधर होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अपन जो ये बात करते हैं, ये सेल ए है, ये कोशिका ए है, ठीक है, और ये कोशिका बी है, ये कोशिका बी का कंपार्टमेंट है, ये देखो, और ये जो है कोशिका ए का कंपार्टमेंट है, इस प्रकार से। तो जैसे अपन ने बात करी थी, इसका जो प्राशन दाब दिया हुआ है और स्पीड दाब, देखो ऑस्मेटिक प्रेशर ये रहा, कोशिका ए के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर है वो कितना है, 25 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 25 एटमॉस्फेयर है, और ट्रिगर प्रेशर स्पीड दाब कितना है, 10 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। दूसरी बात करें कोशिका बी के लिए, कोशिका बी के लिए उस जो अपना जो है वो कितना है, 30 एटीएम है ना, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, और ट्रिगर प्रेशर है वो 25 एटीएम है। तो बच्चों इसमें करना है क्या अपन को, देखो सबसे पहले तो अपन जल के बहाव की दिशा देखनी है कि भाई वो जल का बहाव किधर से, ए से बी की तरफ होगा, बी से ए की तरफ होगा। जल के बहाव को देखना है, वह जल का बहाव होगा वो किधर होगा, ए से बी की तरफ होगा, बी से ए की तरफ। तो अपन ऐसे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए अपन को इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्या करेगा, इसका डीपीडी निकालना पड़ेगा। तो डीपीडी कैसे निकालेंगे बच्चों, डीपीडी बराबर आपको पता ही है ओपी माइनस टीपी होता है। डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी होता है। तो मान लो मैं ए कोशिका के लिए निकाल लेता हूँ इधर, और इधर निकालता हूँ बी कोशिका के लिए निकाल लेता हूँ, बी सेल के लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इधर भी अपन लिखते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी बराबर क्या होता है बच्चों, ओपी माइनस टीपी, ठीक है। तो देखो कोशिका ए के लिए पहले निकालते हैं डीपीडी, और फिर अपन डीपीडी बी के लिए निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। मैं आपको इसमें एक लॉजिक बताऊंगा कि किस दर से किधर भाव होता है, उस भाव के अनुसार अपन को क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है, इसका सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो डीपी ए के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर कितना है बच्चों, 25 एटीएम, सीधा लिखना है आपको, और ट्रिगर प्रेशर कितना है, 10 एटीएम, ठीक है। कितना आया डीपीडी, कितना आ गया डीपीडी, कितना आएगा 15 एटीएम, ठीक है। इधर देखो, इधर देखिए बी कोशिका के लिए, बी का देखो ऑस्मेटिक प्रेशर कितना है, 30 एटीएम, ट्रिगर प्रेशर कितना है बच्चों, 25 एटीएम, ठीक है। डिफरेंस देखो, डीपीडी देखो, इसका डीपीडी कितना आएगा, तो डीपीडी आएगा बच्चों कितना, 5 एटीएम। चलो ये डीपीडी तो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट तो आ गया, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर जो डेफिशिएंट है वो तो अपने आ गया, इसमें तो आ गया 15 और उसमें आ गया 5, है ना। अब क्या करना है, हमेशा एक बात आप गांठ बांध लेना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जल का जो बहाव होता है, आपके ये आगे नीट में काम आएगा, है ना, नीट में काम आएगा। यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं, जल का जो बहाव होता है, जल का
बहाव की बात करें तो जल का जो बहाव होता है, ठीक है, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ होता है। मतलब दो कोशिकाएं हैं तो उनमें अधिक डीपीडी की तरफ होगा, मतलब अधिक। अब डीपीडी क्या थी? जल की मांग थी। डीपीडी क्या था? जल की मांग। डीपीडी क्या था? चूषण दाब बोलते थे इसको, ठीक है, जल की मांग। तो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी, मतलब कम डीपीडी, किसी कोशिका में डीपीडी कम है और उससे अगली कोशिका में डीपीडी ज्यादा है, डीपीडी वैसे तो वो जल का भाव इधर से इधर होगा, ठीक है, पहले। दूसरा, कम ओपी से, या आप ब्रैकेट बना के लिख लेना कॉपी के बीच के अंदर, चाहे अधिक कॉपी की तरफ। ये भी आपको गांठ बांधनी बात, नीट के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, और आपको इसमें लर्न करने की जरूरी है और आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जल का जो बहाव होता है अधिक है, जल विभव से कम जल विभव की तरफ। तो ये आपको ब्रैकेट बना के लिखना है आपकी नोटबुक के अंदर, तीनों चीज़ें लिखनी है। ये नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अब मेरा कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर जल का बहाव है तो मेरे कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ, ठीक है, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ होता है। कम ओपी से अधिक ओपी, कम ओपी मतलब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा होता है, इसका मतलब वो जो गाढ़ा विलयन होता है, और गाढ़ा विलयन हमेशा ही पानी की मांग करता है, आपने पहले बताई थी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और कहूँ इसमें। फिर अधिक जल विभव, अधिक जल विभव मतलब क्या होता है? शुद्ध जल का विभव अधिक होता है। शुद्ध जल क्या होता है? विलयन होता है, विलायक होता है, तो वो आप मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। और कम जल से मतलब अधिक जल विभव से कम जल विभव, कम जल विभव तो उसे विलय मिला दिया गया है। तो इस प्रकार से तीनों चीज आपको नोट करें, तभी आप ये तीनों क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। अब देखो इसके अंदर, देखो पहले देखो, अब जल का बहाव की दिशा पूछे तो इसमें डीपीडी देखो किसका कम है, तो अपन ने क्या है, डीपीडी कम, डीपीडी से अधिक डीपीडी। तो अपन जो जल के बहाव की दिशा की बात करेंगे तो बहाव की दिशा किधर हो जाएगी? बी से ए की तरफ, क्योंकि बी का डीपीडी देखो कम है, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ मूवमेंट करता है, तो इसका डीपीडी अधिक है, देखो, है ना। तो इधर अपन डिफरेंस लिखेंगे, इधर तो 5 हो गया और इधर हो गया 15, तो क्या हो गया, जो बहाव होगा अपन उत्तर क्या लिखेंगे ऑप्शन में? बी से ए की तरफ होगा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, बी से ए की तरफ जल का बहाव होगा वो बी कोशिका से ए कोशिका की तरफ होगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप इसको नोटबुक में अच्छे से करना, मैं चेक करूंगा, है ना, अच्छे से। जल का बहाव किधर होगा? बी कोशिका से ए कोशिका की तरफ होगा, क्योंकि इसका डीपीडी कम है, इसका डीपीडी अधिक है। डीपीडी का मतलब होता है जल की मांग, डीपीडी का मतलब क्या होता है बच्चों? जल की मांग, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कोशिका का प्राशन दाब दिया हुआ, देखो दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्यूशन, आंसर लिख रहा हूँ मैं सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है ना, यहाँ पे। तो देखो, यदि किसी कोशिका का प्राशन दाब 10 बार है, -10 बार है, ठीक है, तो प्राशन दाब, प्रासरण विभव, सॉरी प्राशन विभव, प्राशन विभव, ठीक है, प्राशन विभव है यहाँ पे, प्राशन विभव, प्राशन विभव कितना है? प्राशन विभव साइन एस से नोट करते हैं, कितना है? -10 बार है, जो इसकी इकाई है। और दाब विभव कितना दिया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दाब विभव कितना दिया गया है? दाब विभव, दाब विभव, दाब विभव बोले तो साइन पी, और कितना दिया? 5 बार दिया गया है। तो इसमें पूछा गया बच्चों, देखो इसमें पूछा क्या है, जल विभव की गणना करो। तो जल विभव की गणना करनी है आपको वाटर पोटेंशियल का। तो इसका कैलकुलेट क्या करना है आपने को? साइन डब्ल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे ये आप नोट कर लेना, ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे बताना, कोई दिक्कत हो तो वापस मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसकी अपन बात करते हैं साइन डब्ल्यू की, वाटर पोटेंशियल, जल विभव का पूछा है, केवल जल विभव पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जल विभव पूछा है। वाटर पोटेंशियल जो है वो कितना होगा?
ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, देखो अपन को होता है साई डब्ल्यू बराबर क्या होता है, साई एस प्लस साई पी, वैल्यू रख दो। साई डब्ल्यू बराबर क्या, साई एस बराबर कितना दिया -10 बार, ठीक है, और साई पी बराबर कितना दिया +5 बार, तो उत्तर कितना हो गया -5 बार। साई डब्ल्यू कितना आ गया, साई डब्ल्यू कितना आ गया बच्चों -5 बार। तो ये इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का। अब बच्चों देखो तीसरा क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगा रखा है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है मैंने स्टार लगा रखा है, तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन देखो स्टार लगाया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपने पेपर होते हैं जो आते हैं ना सोल्ड पेपर वगैरह, उनमें दिया हुआ होता है, हर बार आता है, और अपने जो बोर्ड के पैटर्न पेपर में था उसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन। और इसको हो सकता है वैल्यू अलग हो जाए, आपको करने का तरीका आना चाहिए, वैल्यू अलग हो सकती है इसमें जो मैं बताऊंगा, ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है कोई भी क्वेश्चन, लेकिन करने का तरीका एक ही होगा और किस प्रकार से करना है। इस क्वेश्चन को आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोलूँगा तो आपको लिख लेना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर यहाँ लिखेंगे अपन, ठीक है। आंसर तीसरे का क्या है, देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप अच्छे से लिख रहा, पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट करना, और ये आपकी नोटबुक के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, कोशिका ए का प्राशन विभव, देखो 2 कोशिका दी है इसमें, ठीक है, 2 कोशिका दी है। पहले अपन ए कोशिका की बात करते हैं, इसका जो प्राशन विभव है, प्रासरण विभव, प्राशन विभव तो साई एस दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों 10 ये रहा -18 बार दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया -18 बार दिया हुआ है। फिर इसका दाब विभव दिया गया है, फिर क्या दिया बच्चों, इसका दाब विभव दिया गया है, ठीक है, दाब विभव, दाब विभव, दाब साई पी दिया हुआ है। साई पी की बात करें तो साई पी कितना दिया है, दाब विभव कितना दिया है 5 बार दिया गया। देखो यदि किसी कोशिका का प्राशन विभव -10 बार है, ठीक है, और उसका दाब विभव +5 बार है, कितना है +5 बार है, ठीक है, तो उस जल विभव की सॉरी ये नीचे वाला देखो, कोशिका ए का प्राशन विभव -18 बार है ये रहा, और दाब विभव 8 बार है, ये 8 बार हो गया, ये 8 बार लिख दिया इसका, ये कोशिका की बात होगी। अब ये और कह रहे हैं साथ में, तथा कोशिका बी, इधर लिख देता हूँ, कोशिका बी के लिए प्राशन विभव दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दाब विभव दिया है और जल विभव की अपन को गणना करनी है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन में ये दिया है कोशिका ए का प्राशन विभव -18 बार है, तथा दाब विभव +8 बार है, ठीक है, और कोशिका बी के लिए प्राशन विभव है वो देखो प्राशन विभव तो दाब विभव क्रमशः 14 बार, प्राशन विभव कितना है कोशिका बी के लिए 14 बार है, तथा इसके लिए कितना है 2 बार है, कितना है 2 बार है। दाब विभव कितना है बी के लिए, दाब विभव 2 बार है। तो जल के प्रवाह की दिशा ज्ञात करनी है, तो जल के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जल के प्रवाह की दिशा मैंने इसमें रेड वाले से आपको लिखा था, आपको एक चीज याद है, जल विभव किधर से किधर होता है, ठीक है, जल विभव की जो जल विभव की जो दिशा पूछी इसने, क्या पूछे, जल विभव के प्रवाह की दिशा और क्यों होगी, तो क्यों तो क्यों होगी, क्यों तो क्यों होगी, क्यों तो क्यों होगी, क्यों में तो क्या होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्यों का तो ये उत्तर है कि जल विभव में बात करें तो जल विभव को लेकर बात करें तो जल जो होता है अधिक जल विभव से कम जल विभव की तरफ जाता है। अधिक जल विभव मतलब शुद्ध विलायक है, जो शुद्ध पानी हो सकता है, शुद्ध पानी का 0 होता है आपको पता ही है। तो विलेन जो जिसमें विलय मिला होता है, सॉल्यूशन होता है, जो विलेन होता है उसका जल विभव कम होता है। तो हमेशा ही जल विभव की बात करें तो जल का प्रवाह की दिशा होती है वो अधिक जल विभव से कम जल विभव की तरफ होती है। तो इनके अब देखो जल विभव निकाल लो, कोशिका ए का जल विभव निकालो, कोशिका ए के लिए कैलकुलेशन करें, ए के लिए कैलकुलेशन करें साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी, ठीक है। साइन का मान कितना है, साइन एस का मान कितना है -18 बार, साइन पी का मान कितना है बच्चों 8 बार, ठीक है।
साइन डब्ल्यू निकालो, साइन डब्ल्यू कितना आ गया, -10 बार आ गया। ये तो आ गया आपके किसकी कोशिका का, आपके ए कोशिका के लिए आ गया। बी कोशिका के लिए वैल्यू उधर रखी हुई है, देखो बी के लिए बात करें तो बी के लिए क्या हो जाएगा, साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। ठीक है, अब देखो कितना वैल्यू लिखी, -14, साइन एस की मैं लिखी थी 14 प्लस 2, दाल भी वो कितना है, साइन पी कितना है 2, तो क्या आएगा -12 बार। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, बच्चे गलती यहाँ पर ये करते हैं कि उनको पता ये नहीं होता कि -10 बार कम है या 12 बार कम है, इनमें से कम कौन सा है, अधिक कौन सा है ना। तो इसमें से अपन बात करें तो अधिक कौन सा है, इनमें -10 अधिक होता है या -12 अधिक होता है। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, उस टाइम दिशा का जो डिनोट करना होता है वो बच्चे गलती करके वहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये ध्यान रखो कि 10 जो होता है, -10 होता है वो अधिक होता है और -12 होता है वो कम होता है। तो अपन ने जल विभव की बात करते हैं तो जल विभव हमेशा अधिक से कम की तरफ होता है। तो अधिक कौन सा है, 10 बार है, क्योंकि इसकी तुलना -12 कम है। देखो ऐसे होता है 0, -1, -2, -3, -4, -5, 0, -1 की तुलना में 0 अधिक है, -2 की तुलना में 1 अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखें तो -2 10 बार होता है। ठीक है, वो इससे अधिक है तो जल के प्रवाह की दिशा किधर हो जाएगी, ए से बी की तरफ होगी। इसमें जल के प्रवाह की दिशा जो होगी वो बच्चों किधर होगी, ए से बी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए से बी की तरफ होगा। और क्यों का उत्तर क्या हो जाएगा, क्यों का उत्तर क्या हो जाएगा, क्यों का उत्तर ये हो जाएगा क्योंकि हमेशा ही जल के प्रवाह की जो दिशा होती है वो अधिक जल विभव से कम जल विभव की तरफ होती है। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने बताया, डिस्कस किया। अपन फिजिकली जब क्लास लेंगे तो ऐसे में टेस्टों में और क्वेश्चन देके आप प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये जो मेन जो इसके क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार इससे पूछ जाते हैं और नीट में तो पूछे जाते हैं, एम्स नीट के अंदर तो ये क्वेश्चन आए हुए थे, ये आए हुई है, एम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी डिस्कस की। अब आगे बच्चों इसमें अपन जो बात करते हैं इस अध्याय का आज समापन करते हैं। ठीक है, आगे फिर अगला चैप्टर चालू करेंगे। तो इसमें जो अध्याय में अपन जो 5वें चैप्टर में बात कर रहे थे, 5वें चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है आपके अंतः शोषण की। ठीक है, अंतः शोषण, इम्बिबिशन, अंतः शोषण क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अंतः शोषण, अंतः शोषण, इम्बिबिशन, ठीक है, इम्बिबिशन। अंतः शोषण क्या प्रक्रिया है बच्चों, अंतः शोषण की बात करें तो जैसे बरसात के समय में दरवाजे फूल जाते हैं या कोई सूखी लकड़ी को लंबे टाइम तक अपन जल में डालते हैं तो उसमें फुलाव होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कोलाइडी जो पदार्थ होते हैं या जो सूखी लकड़ी के जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, जल के होते हैं, अणु होते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, अंतः शोषण बोलते हैं, इम्बिबिशन बोलते हैं। और जो अवशोषण करता है उसको अंतः शोषक बोलते हैं। ठीक है, जो अंतः शोषण करता है उसको क्या बोलते हैं, अंतः शोषक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इम्बिबेंट बोलते हैं। ठीक है, अंतः शोषक बोलते हैं। ठीक है, जो अंतः शोषण करता है उसको क्या बोलेंगे, इम्बिबेंट बोल देंगे। अब देखो बच्चों इसकी जो परिभाषा की बात करें, क्योंकि अपन को पता है कि जो आपको पता ही है जो प्राथमिक झिल्ली होती है, द्वितीयक झिल्ली होती है, जो प्राथमिक और द्वितीयक झिल्ली होती है वो पता है आपको सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और सेलुलोज और जो पेक्टिन होते हैं वो क्या होते हैं, जल स्नेही होते हैं, जल स्नेही मतलब जल को अवशोषित करते हैं। तो क्या करते हैं ये, क्या होते हैं जो पदार्थ के जो ये जो जल स्नेही जो पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सेलुलोज की बात करें, पेक्टिन की बात करें, तो ये क्या करते हैं जो मौसम के अंदर जो नमी में पानी होता है ना, उसको सोख लेते हैं, उससे सोख के क्या होते हैं, फूल जाते हैं। तो ये क्या होता है, अंतः शोषण का कारण बनते हैं। अब परिभाषा की बात करें तो किसी पदार्थ के ठोस अणु के, देखो परिभाषा की बात करें तो बुक में दे रखी है ना, वो कि वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। परिभाषा की बात करें तो किसी ठोस पदार्थ के अणुओं के द्वारा द्रव्य के जो अणु को बिना विलीन बनाए, बिना विलीन मतलब उसको न घोलना नहीं है, सीधे सीधे अवशोषित कर लेना है। ठीक है, उसमें घुलना नहीं है ना, बिना विलीन बनाए अवशोषण करना ही क्या कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है, इम्बिबिशन कहलाता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का अधिशोषण है।
और इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, ये कारक प्रभावित करने वाले जो कारकों की बात करें, प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो तापमान होता है, ठीक है। तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि सूखी रहेगी, नमी नहीं है तो कहाँ से अवशोषित होगा। दूसरा बात करें तो जो उसकी जो बनावट है, अंतःशोषक की बनावट है, ठीक है, टेक्सचर है, वो भी बनावट कैसी है, ठीक है, ढीली डाली है या ज़्यादा टाइट बनी हुई है, ठीक है। बंधुता और जल विभव में अंतर, जल विभव में अंतर मतलब जल विभव जैसे अपन ने क्वेश्चन किया अभी, तो इनमें अंतर होगा, जल विभव में बंधुता में अंतर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये कारक जो होंगे ये अंतःशोषक को या अंतःशोषक जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करें। तो अंतःशोषक प्रक्रिया की अपन जो बात करें तो इसके जो लाभ कौन कौन से हैं, अंतःशोषक जो प्रक्रिया है इसके लाभ की जो बात करें तो वो लाभ की कौन कौन से है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो बीजों के अंकुरण के समय क्या होता है, बीज अंकुरित होते हैं उस टाइम अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, जल को अवशोषित करते हैं, उससे क्या होता है उनमें स्फुटन होता है पहला तो, ठीक है। स्फुटन होगा भाई, जैसे जब चने भिगोते हैं तो क्या होते हैं, पानी को सोख लेते हैं, ठीक है। वैसे अपन जो बीज डालते हैं तो बीज क्या करेंगे, अंकुरित होते हैं तो क्या करेंगे, जल को अवशोषित करेंगे, अवशोषित करके स्फुटन हो जाएगा। दूसरा बात करें जो रेसिकेशन की जो पुनर्जीवन की जो प्रक्रिया है ना, वो इससे ही प्रभावित होती है। पुनर्जीवन की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि अपन को पता है सूखे पदार्थ होते हैं, सूखी लकड़ी, तो इनमें जल से नहीं जो कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है वो जल अवशोषित कर ले, उससे क्या क्रिया हो जाती है, रिकवर करके उनको पुनर्जीवन मिल जाता है, ठीक है। तो पुनर्जीवन की जो क्रिया है ना, इनमें जो जलप्रिय कोलाइडी पदार्थ उपस्थिति की कहानी ये होती है, ठीक है। तो बच्चों देखो आज की कक्षा में अपन ने 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन किए वो किए थे, है ना। और दूसरी बात अपन ने अंतःशोषण जो होता है वो बहुत छोटा अंतःशोषण मतलब क्या होता है, जल के अणुओं का जो कोलाइड होता है, सूखे जो दरवाजे होते हैं, लकड़ी होते हैं, उनके द्वारा जल के अणुओं को जो अवशोषित करने की जो क्रिया होती है अंतःशोषण कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा में बात करें तो ठोस जो पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ के द्वारा जो द्रव्य के अणु होते हैं, है ना, द्रव्य के अणु को बिना विलीन बनाए ही क्या कहता है, अवशोषण करना अंतःशोषण कहलाता है, ठीक है, इनहिबिशन कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। और जो अंतःशोषण करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अंतःशोषक कहते हैं, ठीक है। ये एक अधिशोषण प्रक्रिया है, ये तापमान से और उसकी बनावट कैसी है उससे, और उसकी जो बंधुता किस प्रकार की है, और जो उनके जल विभव में अंतर उससे ये प्रभावित होती है। तो बच्चों देखो ये आपने अंतःशोषण, फिर उसके ऊपर में अंकुरित बीजों में जो अंकुरित बीज होते हैं जल अवशोषित करके स्फुटन होता है ना, मतलब अंकुरित हो जाते हैं। और दूसरा जो अपने पुनर्जीवन की जो क्रिया होती है उनमें उपस्थित कोलाइड जो जल से नहीं जो कोलाइड पाया जाता है वो क्या जल को अवशोषित करते, जिससे क्या होता है पुनर्जीवन के जो पादप होते हैं उनको मिल जाता है। तो ये प्रक्रिया दो इसके जो उपयोग है और जो अंतःशोषण के जो महत्व है उनका भी अपन ने डिस्कस किया। तो बच्चों इस चैप्टर में, आज के चैप्टर में देखो एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि ये चैप्टर है वो आज खत्म हो गया अपना, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो अपने आज धीरे धीरे बिल्कुल आपने जिससे कहा उस प्रकार से अपने एक एक लाइन मैंने डिस्कस की है, सारी की सारी एक लाइन टू लाइन चले, जैसे अपन जैसे फिजिकली कक्षा में जैसे आपको जो एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते उस प्रकार से मैंने देने की कोशिश करी है, ठीक है। एक एक लाइन टू लाइन मैंने सारी की सारी पार्ट के अंदर डिस्कस की और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, फिर भी मैंने इसको आपको टाइम देकर आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जिस बच्चे को 100 में 100 नंबर लाने हैं, देखो उनका क्या पैटर्न था मैं बता दूं, जिसको 100 में 100 नंबर लाने हैं उनको क्या करना है, महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं, ठीक है। इसके सारे के सारे बगैर कोई एक्सक्यूज के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, इन्हीं में से कोई लाइन पूछ लेगा वो 1 नंबर की, तो 2 नंबर की, तो 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन बनता है या जो न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल मैंने 3 कराए हैं वो आप उतारने, तो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं में से। जिसको करना है 100 में 100 ये टारगेट है, जिस बच्चे को अच्छे से करना है तो वो बगैर आलस से, किसी प्रकार आलस से नहीं करना आपको, और पूरे महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं एक एक लाइन, चाहे आपको टाइम है आपके पास, ठीक है, टाइम है, महत्वपूर्ण बिंदु लिखो। उसके बाद सारे के सारे इसके जितने भी क्वेश्चन है वो करो, आपको डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करो। आज के कक्षा में इतना बहुत है बहुत बच्चों, अगली कक्षा में अपन जो अगला टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।